हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 34 का पार्ट 1। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है गाइस, ये 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग की बात करेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो गाइस, दोनों साइड आप देखते हुए चलिएगा। अभी हम चैप्टर नंबर 34 करेंगे और हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। बिना किसी चैप्टर को स्किप करे हुए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 34 पे। चलिए ओके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को हम क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। ठीक है, मतलब कि अगर जो नागरिक हैं उनको कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वो कहाँ दर्ज कराते हैं गाइस? उस जगह का नाम होता है, उसे हम बोलते हैं ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। और ये कौन से स्तर पे है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। जैसे कि हम अगर भारत में बोलते हैं लोकपाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओम्बुड्समैन बोलते हैं। लिखा है एक स्वतंत्र क्या है? पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना। देखिए कब हुई है इसकी स्थापना? 1809 में। कहाँ? स्वीडन में हुई थी। किसकी? ओम्बुड्समैन की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1809 में हुई थी। कहाँ? स्वीडन में हुई थी। तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष क्या है? लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिए गाइस, कब हुआ, कब है ये? देखिए ये अधिनियम जो बना है, यानी कि जो कानून बना है वो 2013 का है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बोलते हैं ओम्बुड्समैन। वहीं अगर हम भारत में बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? लोकपाल। और अगर हम राज्य पे बात करेंगे, राज्य के स्तर पर, तो लोकायुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक ये याद रखिएगा, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को क्या है? राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिल गई। ठीक है, कब मिली है? 1 जनवरी 2014 को ये बिल अधिनियम बन गया। तो गाइस, ये आपको थोड़ा बहुत याद होगा जब अन्ना हजारे जो है अनशन पे बैठे थे दिल्ली में, तो ये उसी वक्त की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा यह जो संस्थाएं हैं वो क्या है? गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। देखिए एक तो बात है कि ये विधि द्वारा बना है इसलिए वैधानिक हो गया, संविधान में इसके बारे में नहीं था इसलिए ये गैर संवैधानिक हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखा है उपयुक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 अन्य मतलब 8 से अधिक सदस्य का प्रावधान किया गया है। तो गाइस, हम लोकपाल की अगर बात करें तो इसमें कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है और 8 और सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब 8 से अधिक सदस्यों का प्रावधान है। तो यहाँ लिखा है लोकपाल संस्था का गठन 2019 में किया गया। कब? मार्च 2019 में। और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो यानी जो केंद्रीय स्तर पे होता है हमारे पास क्या होता है? लोकपाल होते हैं और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना है आपका? पिनाकी चंद्र घोष। ये क्या है? आपके न्यायाधीश जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष बने। तो गाइस, पहले अध्यक्ष हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब लिखा है 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले अगर हम बोलें कि भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के लिए जो है सुझाव दिया गया, तो किसने दिया? तो गाइस देखिए 1966 मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक जो प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, यानी कि फर्स्ट ARC ने कहा भैया लोकपाल और लोकायुक्त जैसा कुछ होना चाहिए। तो दायित्व है कि बाद में 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो कौन था पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष? कौन था गाइस? हनुमंतैया, मतलब के हनुमंतैया।
अब है भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो ये विधेयक है वो कब आया लोकसभा में। ठीक है, तो ये आया था आपका 1968 में आया, और ये कौन सी लोकसभा थी? 4th नंबर की लोकसभा थी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ये विधेयक। भारत में महाराष्ट्र, अब चलिए ये हो गया आपका पहली बार कब लोकसभा में आया था, तो हमने देख लिया 1968 में। अब लिखा भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। तो गाइस इसमें हमें क्या याद रखना है, इस पॉइंट में हमको क्या याद रखना है कि लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना, ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई। देखिए लोकायुक्त कार्यालय याद रखिएगा गाइस, यहाँ हम बात करें लोकायुक्त कार्यालय की। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र में, और कब हुई? 1971 में। अब आगे लिखा है ध्यात है कि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य, ये देखिए ये भी पहला है, पहले में क्या हुआ यहाँ पे? लोकायुक्त कार्यालय। अब उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है, पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था। तो उड़ीसा, देखिए महाराष्ट्र के बारे में एक चीज़ हमने पढ़ ली, पहला क्या था? लोकायुक्त कार्यालय। और उड़ीसा के बारे में पहला क्या है कि जो विधेयक है ना, इससे रिलेटेड विधेयक यानी कि लोकायुक्त। देखिए राज्य में लोकायुक्त होता है और केंद्र में लोकपाल होता है, हम लोकायुक्त की बात कर रहे हैं। तो ये जो विधेयक है वो 1970 में पारित किया गया। ठीक है, उड़ीसा पहला राज्य था ऐसा, मगर वहाँ इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। ठीक है, 1970 में विधेयक आता है, पारित होता है, लेकिन 1983 में इसे लागू किया गया। ठीक है, तो हमने एक महाराष्ट्र के बाद पढ़ ली लोकायुक्त कार्यालय, और उड़ीसा में विधेयक आया। ठीक है, उड़ीसा पहला है दोनों। अब उत्तर प्रदेश क्यों? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए पूरा है ये उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत जो लोकायुक्त होता है ना, वो अपना जो प्रतिवेदन है किसको देता है? राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, जो उसे क्या करता है? विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। यानी इसने कहा जो लोकायुक्त है वो प्रतिवेदन किसको देता है? गवर्नर को देता है, और गवर्नर इसको कहाँ रखता है? विधान मंडल के समक्ष, मतलब विधानसभा विधान परिषद, ठीक है, में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये एक लाइन है। और ये किस अधिनियम से बोला? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975। अब 1993 में गठित क्या? वोरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। यानी कि इसने बोला वोरा समिति क्या? तो गाइस जो राजनेता होते हैं और जो अपराधी होते हैं इनके बीच में गठजोड़ होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले होते हैं, तो उसकी जांच करने के लिए वोरा समिति का स्थापना हुई। अब ठीक है, तो हमने यहाँ क्या पढ़ ली? वोरा समिति 1993 में। अब लिखा है राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा मतलब IAS, और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS को समाप्त करने की सिफारिश की। मतलब राजमन्नार आयोग ने कहा भैया ये जो IAS है और IPS है इसको ख़त्म करो। ठीक है, तो हमने वोरा समिति भी देख ली, राजमन्नार आयोग भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 28 सितंबर 1993 को आर्टिकल 123 के तहत अपने अधिकारों को प्रयोग करने हेतु तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण जो अध्यादेश है जारी किया। देखिए आर्टिकल 123 के तहत क्या होता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इन्होंने कौन सा अध्यादेश 1993 में जारी किया? मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश। ठीक है, ध्यात है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। तो गाइस आगे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? गैर सांविधिक निकाय है। मतलब इसमें संविधान के बारे में नहीं है, कानून के द्वारा है, तो ये गैर संवैधानिक हुआ। ठीक है, इसका गठन क्या है? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसने कहा अध्यक्ष की भी और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा।
ठीक है। अब है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल है। जो भी समिति है, जो एक समिति है गाइस, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन है उस समिति में? प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, ना कि सभापति, ये याद रखिएगा, उपसभापति, लेकिन लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र क्या होती है? सलाहकारी प्रकृति की होती है, मतलब ये सलाह दे सकते हैं, जो कि बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, फिर लिखा है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने हेतु पात्र बनाता है। मतलब जो संशोधन हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है, अब लिखा है कि आयोग के गैर सदस्य यानी कि सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ठीक है, जिसमें एक महिला होगी। तो गाइस यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसने कहा कि जो आपके गैर सदस्य हैं पहले 2 थे, ठीक है, उसको बढ़ा दिया और 3 कर दिया, जिसमें से इन तीनों में से एक क्या होंगी? महिला होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय, अब देखिए गाइस, ये जो है लोकपाल और अन्य जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनकी बात करें तो अभी हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम कौन सा करेंगे? देखिए, अब लिखा है संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी मानवाधिकार आयोग करा था, अब ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्तों को भी आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गलती हो गई। अभी हम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, उस आयोग के अंदर कौन कौन है? तो उस आयोग के अंदर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो होता है, आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन संबंधी मुख्य आयुक्त, ये सारे भी उसके सदस्य होंगे। किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य हैं, यानी कि हम सदस्यों की बात कर रहे हैं। कौन कौन है? तो गाइस यहाँ पे भी देख लीजिए कौन कौन से सदस्य हैं इसके। ठीक है, फिर संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया। पहले कितनी थी पदावधि? 5 वर्ष, अभी कितनी हो गई? 3 वर्ष। लिखा है यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या पढ़ा? ये जो अधिनियम है वो क्या कहता है कि राज्य का अगर मुख्य न्यायाधीश है या उच्चतम नहीं, अभी हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करी, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग में राज्य के मुख्य न्यायाधीश या राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है, ना कि उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र बनाता है। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसने कहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। चलिए, तो अभी हमने क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख लिया, राज्य मानवाधिकार आयोग देख लिया, ऑलमोस्ट सेम है। अब इसने कहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम के तहत सांविधिक वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया है। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, पहले कौन कौन से अल्पसंख्यक थे हमारे यहाँ? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एंड पारसी। ठीक है, अब क्या हुआ? 2014 में
जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय में डाल दिया गया। ठीक है, अभी कितने हो गए टोटल? 6। तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एंड जैन, ये सारे अल्पसंख्यक हैं भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो क्या नाम याद रखना है गाइस? 1979 एक चीज, दूसरा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, तो कौन सा आयोग आया? मंडल आयोग। ठीक है, अब ये क्या है? मंडल आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। तो गाइस हमें क्या याद रखना है? सामाजिक और शैक्षिक। ठीक है, ना कि आर्थिक। आर्थिक नहीं है गाइस, ठीक है, कि पैसों से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। सामाजिक और शैक्षिक, शिक्षा में पीछे हैं या सामाजिक स्तर पे कह सकते हैं हम। तो अगर इस रूप में अगर ये पिछड़े लोगों की पहचान करना है, कौन करेगा? मंडल आयोग। कौन से? सिर्फ जो पिछड़े वर्ग, ओबीसी में करना है गाइस ये। ठीक है, ओबीसी जो होती है उसमें करना है। ओबीसी में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी पहचान करना। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। कब? 1979 की बात कर रहा है ये। संविधान के आर्टिकल 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। मतलब आर्टिकल 315 संघ के लिए यूपीएससी, ठीक है, राज्य के लिए एसपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 के तहत। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार पर संसद विधि द्वारा उन राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य बोले भैया हमारे लिए पीएससी का इंतजाम कर दो, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये संसद कर सकती है। ठीक है, उन राज्यों के विधानमंडल के इस आशय का जो है संकल्प पारित करने, मतलब पहले वो संकल्प पारित करेंगे, उसके बाद जो है संसद ऐसा काम कर सकती है। जैसे हम यूपी में हैं तो यूपी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बिहार में बीपीएससी होता है। वैसे अगर यूपी और बिहार मिलके गए हमारे लिए एक ही पीएससी की व्यवस्था कर दीजिए तो संसद ऐसा कर देगी। ठीक है, अब लिखा है आर्टिकल 316 एक के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो गाइस ये दोनों अलग हैं। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? यहाँ पे राष्ट्रपति। जबकि जो राज्य में जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उसी तरह राज्यपाल करता है। जैसे राष्ट्रपति उधर कर रहा था, इधर राज्यपाल करेगा। फिर लिखा है संविधान के आर्टिकल 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य का लोक सेवा आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको? राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, तो जो संघ लोक यूपीएससी है वो किसको देता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को। लेकिन जो राज्य का यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसको देता है? अपना गवर्नर को देता है। ठीक है, प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है संविधान के आर्टिकल 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना, ओके सॉरी गाइस ये हो चुका है। अब लिखा है जो है संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय जो है भारत की संचित निधि पर और राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारी होते हैं। यानी यूपीएससी का जो व्यय है वो संचित निधि पर भारी होता है, लेकिन भारत की संचित निधि, और एसपीएससी का व्यय भी संचित निधि पर भारी होता है, लेकिन राज्य की संचित निधि, दोनों अलग होती है। भारत की संचित निधि अलग होती है, राज्य की अलग होती है। तो वैसे यहाँ पे जो है हमारे सारे के सारे जो नोट्स है ना, नोट्स वाला पार्ट वो हो गया कंप्लीट, राइट। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ठीक है, तो कौन है गाइस? हमारे रिटायर्ड हैं, क्या नाम है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं व्याख्या क्या लिखी। देखिए गाइस जो नया होगा व्याख्या में हम उस पर न्यू जरूर लिखेंगे, और जो पुराना होगा उसको हम पढ़ चुके हैं, रीड कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा है लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया
और इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। चलिए, तो अभी इसमें कुछ भी नया नहीं था, सब था पुराना। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो गाइस, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने, फर्स्ट जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने दिया था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जो नया होगा हम बताएंगे इसमें नया क्या लिखा है, और जो पुराना यानी कि जो नोट्स में हम पढ़ते हुए आ रहे वही होगा, तो हम उसको मतलब ऐसे रीड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि फर्स्ट जो ARC है ना, उसने दिया था। तो आयोग का गठन 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, और बाद में 1967 में हनुमंतैया मतलब के हनुमंतैया इसके प्रथम प्रशासनिक मतलब जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ के ही आ रहे हैं। आयोग का कार्यकाल जो है 1970 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये प्रथम जो सुधार, ये जो है प्रशासनिक सुधार आयोग है, समाप्त 1970 में होता है। ओम्बुड्समैन को भारतीय प्रतिमान मतलब ओम्बुड्समैन को भारत में क्या बोलते हैं, हम लोकपाल बोलते हैं। ठीक है, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना, किसकी, इस ओम्बुड्समैन की बात कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना हमने कब देखी थी, 1909 में देखी थी, और कहाँ पे, स्वीडन में देखी थी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस फर्स्ट ARC की समाप्ति की अवधि बता दे, मतलब सन बता दिया है 1970। तो इसमें लिखा है सही उत्तर चुने। तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? एक तो हो गया लोकपाल जो केंद्रीय स्तर पर होता है, इसने कहा राज्य स्तर पर सबसे पहले अनुशंसा लोकायुक्त के लिए किसने की थी? तो लिखा है भारत का प्रथम मतलब जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70, संथानम समिति ने, बाकी देख लेते हैं ऑप्शन और क्या है। तो उसके बाद है आपका राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, बिल्कुल ही गलत ये तो, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, इसके बारे में हम पढ़ा नहीं। तो गाइस इसमें क्या है आपका, जो भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था ना, फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर A, वो था, उसने की थी। ठीक है, उसने ही लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के लिए कही थी। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, क्या है गाइस, ओम्बुड्समैन का लोकपाल है। ठीक है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो वो कौन सा आयोग था या कौन सी समिति थी? तो गाइस अभी हम पढ़ के आ रहे हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस हमने क्या पढ़ा था, मोरारजी देसाई। अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। देखिए संसद में पहला जो है लोकपाल विधेयक कब रखा गया? देखिए संसद में कब रखा गया था ये भी हमने पढ़ा था, जो 4th लोकसभा थी ना, उसके टाइम में रखा गया था 1968 में। देखिए संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में क्या है, 4th लोकसभा के विघटित होने के कारण ये जो विधेयक है वो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब इसने कहा कि लोकसभा में आया, कौन सी लोकसभा, 4th लोकसभा, और ये पारित भी हो गया 1969 में, लेकिन राज्यसभा में ये लंबित रहा, मतलब इस पर ना हाँ हो रही है ना हो रही है। और उस टाइम क्या होता है कि जो 4th लोकसभा है वो विघटित हो गई, जिसकी वजह से विधेयक भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ हो रही है बात 2011 वाली। तो वैसे एक बार देख लेते हैं ये कौन से सन में आया हुआ है। देखिए 2010 में आया हुआ है, UP UDA LDA मेंस 2010। ठीक है, तो आंसर हमारा है 134। आइए देखते हैं क्या है। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस वक्त जब ये आया होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम है, ना के बराबर है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला इसमें लिखा है लोकपाल में लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरा है श्री P चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। फिर लिखा है सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे जो है कमजोर
कहा गया। चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, बाकी आप इसे मैच करवा लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ लिखा है लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री यानी कि वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि अन्य पर स्थायी समिति के पास भेजा गया, तो सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया था। अतः दिए गए कथन में 1, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा आपका गलत है। आप एक बार देख लीजिएगा। उल्लेखनीय है कि बाद में जो है लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 को कानून के रूप में लागू हो गया। यानी अभी कब लागू हुआ, ये वाली लाइन याद रखिएगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ये गैस फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 2010 में आया था, 2011 का कुछ कहानी है आसपास, उसी वर्ष के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तब आ गया, लेकिन अब भी आया था जरूरी नहीं है। चलिए बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ लिखा है लोकपाल बिल का मसविदा यानी कि आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। कौन कौन? तो देखिएगा पहले वेरी सिंपल अन्ना हजारे थे। ठीक है, फिर आपके 3rd नंबर पे है संतोष हेगड़े थे, और 5th नंबर पे है आपके शांति भूषण। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का संविदा तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। आइए देखें 5 सदस्य कौन कौन थे। देखिए एक तो अन्ना हजारे थे, हम सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल थे, हम ये भी जानते हैं। ठीक है, और बाकी शांति भूषण थे, एन संतोष हेगड़े थे, एन प्रशांत भूषण थे। तो 2 तो भूषण हो गए। ठीक है, शांति और प्रशांत भूषण, ये भी शांत हैं और ये प्रशांत हैं, ये दोनों ही शांत हैं, तो भूषण है। और संतोष, ये भी लो संतोष हैं, ये शांत है, ये भी शांत है, ये संतोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? गाइस हमने क्या पढ़ा था? लोकायुक्त कार्यालय हमने क्या पढ़ा था? महाराष्ट्र। ठीक है, तो लिखा है भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई। ठीक है, ये हो गई, हमने बात कर ली महाराष्ट्र में क्या आया, लोकायुक्त कार्यालय 1971 में। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था उड़ीसा था पहला राज्य था जिसमें क्या होता है कि लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया। ठीक है, और लेकिन यहाँ यह जो संस्था है वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई। कब आई? 1983 में। तो यहाँ पे हमने 2 जगह की बात करी थी, एक महाराष्ट्र की कर ली और एक हमने उड़ीसा की कर ली। कुछ भी नया न्यू नहीं था, हम ये पढ़ के आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? ठीक है, लोकायुक्त संस्था कह लीजिए, लोकायुक्त कार्यालय कह लीजिए। ठीक है, किसने करी? महाराष्ट्र में पड़ी, अभी हमने करी है, हमने अभी देखा। लिखा है उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो गाइस लोकायुक्त किसको करता है? राज्य में राज्यपाल को करता है, और वो जो है विधानमंडल के समक्ष रखता है उसको। ठीक है, विधानमंडल के राज्यपाल। ठीक है, तो सिंपल है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त जो है अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, और जो है राज्य विधानमंडल, जिसे राज्यपाल क्या करता है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब लोकायुक्त किसको देगा? राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को, और ये कहाँ रखेगा? विधानमंडल के पटल पर। दोनों सदन होते हैं लोकसभा, और जहाँ सपोज की नहीं सॉरी विधानमंडल में क्या विधानसभा होती है, और जहाँ जहाँ विधान परिषद होगी वो विधान परिषद की बात है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ विधानसभा है और विधान परिषद है, तो इन दोनों के सदन पटल पे रखता है। कौन रखता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो लिखा है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी गाइस? 5। देखिए यहाँ लिखा है कि 8 वर्ष। चलिए इसे थोड़ा सा देखते हैं। तो हर जगह का अलग अलग है गाइस, पूरे भारत में सारे राज्यों का एक जैसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में कितनी है? 8 वर्ष है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से
6 वर्ष निर्धारित थी, पहले 6 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 8 वर्ष कर दी। तो साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। मतलब पहले कितनी थी, 2012 से पहले गई 8 साल, और 2012 के बाद नहीं, सॉरी, 2012 से पहले 6 साल, और उसके बाद हो गई हमारी 8 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य। कब, 2011 की बात कर रहे हैं, तो कौन था, उत्तराखंड था। गई 2012 में क्वेश्चन आया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नहीं पूछ सकता, अभी कुछ नया आया होगा तो नया पूछेगा, ना कि पुराना। चलिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया। देखिए वो कौन से राज्य हैं जिसने क्या है, लोकायुक्त अधिनियम जो है उसने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया। देखिए मेनली ये भ्रष्टाचार के लिए था, शिकायतें दर्ज कराने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए था। तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री को भी किन किन राज्यों ने अपने दायरे में ले लिया। तो वर्तमान की बात करते हैं, पुरानी बात नहीं करते, 1995 की बात नहीं करेंगे हम। चलिए वर्तमान में कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब एंड उड़ीसा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या याद कर लिया, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र थोड़ा ऊपर आता है, उसके नीचे आता है गुजरात, उसके नीचे आता है कर्नाटका, और पंजाब भी है और उड़ीसा भी है, ठीक है। इतने हैं हमारे पास, यानी कि 6 और 7 8 हैं राज्य। तो आई होप आप लोग को याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। लिखा है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में मतलब परिभाषा नहीं दी गई है। मतलब इसने कहा जो है अल्पसंख्यक की परिभाषा लिखी हुई है क्या, कि अल्पसंख्यक क्या होता है, तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि अल्पसंख्यक आप किसको कहते हैं। अब लिखा है अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है। मतलब इसने कहा क्या, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आंसर है डी, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि नहीं है ये संवैधानिक निकाय, बिल्कुल सही, और इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, वो भी सही, यानी कि दोनों ही सही है, लेकिन एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता है। चलिए आइए समझते हैं, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। लिखा है अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग क्या है, एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। मतलब एक अधिनियम के तहत किया गया है। तो इस प्रकार कथन भी सही, कारण भी सही, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत सरकार ने 5 समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया, एक, ठीक है। तो गाइस फिलहाल इसमें एक और नाम आना चाहिए, जैन। चलिए अभी देखते हैं, 6 थे टोटल, है ना, जो हमने पढ़ा। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया, ओके। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है, ठीक है। फिर लिखा है भारत का संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, धार्मिक भाषाई नहीं, गई यहाँ पे लिखा था सामाजिक और शैक्षणिक, राइट। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है गलत है, इसमें एक जैन नाम भी दिया होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं, देखिए इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कहानी लिखी है। इसमें काफ़ी कुछ आपको क्या मिलेगा, नया मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या नया है। बाकी ऑप्शन की हम ज़रूरत नहीं है, हम नया पढ़ेंगे। भारतीय संविधान जो है धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है, ओके गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलत हुआ, यानी कि धार्मिक और भाषाई आधार पर ही क्या है, अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है, ठीक है। वो जो अभी हमने बताया वो ओबीसी के लिए था, सॉरी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई। फिलहाल अगर हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे जो धार्मिक रूप से
कम है लोग और जो भाषाई रूप से कम है उसको हमने अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। प्रश्नकाल में जो है इसने कहा कि 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? आपके मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एंड जैन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को भी हमने क्या करा? अल्पसंख्यक में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें लिखा है सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में संसदीय अधिनियम के तहत जो है सांविधिक दर्जा दिया है, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सांविधिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, सांविधिक अलग, संवैधानिक अलग। ठीक है, फिर लिखा है अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय कौन सा है? पारसी समुदाय है। मतलब भारत में हम कहें अल्पसंख्यकों में सबसे कम संख्या किसकी है? पारसियों की है। किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें क्या है? यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत इससे भी छोटे छोटे हैं ऐसे समुदाय, धार्मिक समुदाय जो है भारत में, लेकिन हमने फिलहाल उसको अभी मान्यता नहीं दी है। तो इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पहले तक जहां कथन, चलिए बाकी और कुछ नहीं है गाइस, फिलहाल यहाँ तक है, समझिए। ठीक है, सिंपल है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिली हैं देखने को। ठीक है गाइस, तो ये व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा है कि बोरा समिति के अध्यक्ष के लिए क्या है? बनाई गई थी। मतलब बोरा समिति क्यों बनाई गई थी? बोरा समिति राजनेता और अपराधियों का जो साठगांठ है गाइस उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये कब? 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन वोरा की अध्यक्षता में बनाई गई। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है अक्टूबर 1993 में सौंपी। चलिए कब सौंपी ये तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समिति का नाम बताइए जिसमें राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कौन थी? वोरा समिति। चलिए लिखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी? मतलब इसने कहा IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी? तो गाइस किसने करी है? राजमन्नार आयोग ने की। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आगे का जो पार्ट है वो हम आगे की वीडियो में लाएंगे, सेकंड पार्ट में ले आएंगे एंड क्या है? कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना एंड अच्छा लगा हो तो जो शेयर ज़रूर करिएगा अपने किसी भी एक फ्रेंड को। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड।